डिस्ट्रिक्ट से यहाँ डेलीगेट्स आए हैं। वैसे तो कल जो 9 तारीख है हमारा 3rd टर्म का पहला साल कंप्लीट होता है। पार्टी ने तय किया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करके आज सबको अपना अपना प्रदेश में 11 ईयर और 3rd टर्म का 1 साल कंप्लीशन का सेलिब्रेट करना है। तो आज ईटानगर में अचीवमेंट का देश का तरक्की को लेकर के हम लोग यहाँ गैदरिंग हुए हैं और सेवा यानी कि सर्विस, हम लोग तो सर्विस देने आया है, पावर में मस्ती करने के लिए तो आया नहीं है। और सुशासन, गवर्नेंस, करप्शन करके देश को बर्बाद करना नहीं है। हमको गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन चलना है और किसके लिए? गरीब कल्याण, गरीबों का सेवा के लिए। तो ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का हमारा जो मंत्र है, ये 11 साल कंप्लीट होने पर सबसे पहले तो मैं अपने पूरे बीजेपी टीम को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इसको मिशन मोड में सबने काम किया है। लेकिन हम लोग अपने आप को बधाई देने से पहले मैं सोचता हूं कि देश वालों को बधाई देना चाहिए, क्योंकि भारत देश इतना तरक्की किया है 11 साल में। अरुणाचल प्रदेश भी बहुत तरक्की किया है। तो फायदा तो जनता का है, फायदा तो देश का है। काम किया मोदी जी, हम सब मिलकर के, लेकिन फायदा देश को हुआ है। तो ये हम लोग राजनीतिक जीवन में काम करता है, काम करके कुछ अचीवमेंट होता है तो सेलिब्रेट भी करना चाहिए। कहीं कमी हो गया तो कमी को भी पूरा करना चाहिए। आप लोग तो, आपको तो ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। मैं तो शुरू से मेरा आदत ऐसा है कि मैं टोकन के लिए नहीं बैठता हूं। मैं जिस पद में बैठूंगा कुछ ऐसा काम करके जाएगा जिससे लोगों को फायदा हो। हमने बहुत देखा है, एमएलए बनता है, मिनिस्टर बनता है, कोई फायदा नहीं है, बस अपना थोड़ा फायदा करके टेन्योर खत्म हो जाता है। पोस्ट देता है, किसी को कुछ मौका मिलता है, कुछ भला नहीं है समाज का। जिसको पोस्ट मिलता है वही फायदा होता है। 60 इयर्स तक कांग्रेस ने इस देश को चलाया। कांग्रेस के नेता बड़ा हो गया, देश तो ऐसे गरीब बना रहा। आप सोच के देखिए, हमारा साथ आजादी मिलने वाला कितना देश है, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे, उस समय सब लगभग हम लोगों ने एक साथ शुरुआत किया। कहां पहुंच गया वो लोग? अभी जाकर के मोदी जी के नेतृत्व में हम तेजी से बढ़ने लगा है। अभी हम वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। अब कल्पना कीजिए, मोदी जी जैसा नेतृत्व अगर हमको 30-40 साल पहले मिलता, आज हम कहां पहुंचना था। हम लोगों का काम करने का तरीका, सोचने में स्पीड भी होना चाहिए और सटीक भी होना चाहिए। नॉर्मल लेजी पोस्ट में आ गया, सरकार में आ गया, हुकुम मारते रहो, पावर में बैठ करके काम करो और पैसा लूटो, ऐसा अगर होगा तो कांग्रेस का जो हाल है हम लोग का भी ऐसे हो जाएगा। इसलिए आज के जमाने में, सोशल मीडिया का जमाने में लगातार इलेक्शन जीतना, अब सोच सकते हैं, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, 2014 में सोशल मीडिया आया हमारा देश में। पहले तो मिनिस्टर हो गया, जब चाहे जाएगा, खाएगा, पीगा, मस्ती करेगा। आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, घर में 2 मिनट के लाइट ऑफ होने से भी गाली शुरू हो जाएगा। आपका घर में बाथरूम का पानी नहीं आया तो 2 मिनट में आप गाली शुरू कर देगा। एक रास्ता टूट गया, बस उसमें गाली शुरू हो जाएगा। इतना कठिन समय में हम लोग काम कर रहे हैं और हम तो शुरू से बोला है, हम आराम करने के लिए नहीं आया है। तो ये जो सोशल मीडिया और पब्लिक जागरूकता, इस समय हम लोग बार इलेक्शन चुन के आना, ये कोई मामूली नहीं है। और ये बार बीजेपी चुन के आने में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। आप मालूम नहीं खुद, आप बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कितना मेहनत करके इलेक्शन जिताने में, मोदी जी को देश का नेता बनाने में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं कहता हूं कि देश के लिए अच्छा काम किया तो हम लोग भी सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का भी योगदान है। हम तो ऑपोजिशन पार्टी में इतना साल से देखा है। 2014 में हम पहली बार सरकार में बैठने का मौका मिला। अटल जी का समय में तो मैं कमीशन में था और अटल जी का साथ में
करीबी से काम किया। मैं यहाँ संगठन मंत्री था, हमारा प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी स्पोक्समैन के हिसाब से हम इतना साल काम किया। बाद में 10 साल यूपीए का शासन को हमने देखा है। मैं ओपोजिशन एमपी होकर के क्या नहीं किया, एक एमपी को अपना बात रखने के लिए सदन में हो या सदन से बाहर समाज के बीच में अपना स्टेट जो अरुणाचल को कोई पूछता नहीं था। हमारा यहाँ का मंत्री जो ऑफिसर जो कोई भी जाएगा दिल्ली में कोई पूछता नहीं था। ऐसा में अपना नाम अपना काम को दुनिया का सामने में पहुंचाना कितना मेहनत लगता था। उस समय का प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक अफेयर्स के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर को मैं रेगुलर मिलता था। कहां अरुणाचल को ध्यान देता है। मजबूर से लड़ाई करके हम 2007 में ट्रांस अरुणाचल का एक लिया, वो भी फेल करके मोदी जी आने के बाद पैसा भी दिया तभी काम शुरू हुआ। ये सारा जो हमने जो सोचता है कि किस हालत से हम लोग गुजर के आया और आज हम लोग कहां पहुंचा है, तो इसमें हम लोग को नई चुनौती आ गया। नई चुनौती ये है कि लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाना है कि ये मुमकिन तभी हुआ है जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बना है, बीजेपी सरकार में आया है, तभी जाकर के ये जो हम लोग देख रहे हैं आज चकाचौंध जो देख रहा है। ईटानगर में 4 लेन रोड बनाने के बाद भी ट्रैफिक जैम, मतलब कितना गाड़ी खरीद लिया लोगों ने, गांव गांव तक रास्ता पहुंच गया, बॉर्डर तक। अभी तकसिंग से सुबह 5 बजे गाड़ी चलाएगा तो यहां ईटानगर में शाम तक पहुंच जाता है। सोच सकता है कि आज से 10 साल पहले। तो कई चीजें हैं, उसको आप लोग बारीकी से खुद समझदार है। ये जो बुकलेट जो निकला है पार्टी ने, मैं तो मानता हूं कि सबने एक बार पढ़ना चाहिए। आज यहां जितने भी हमारा आया है, एक तो मैं पहले प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, पार्टी का जो मुख्यमंत्री आज यहां नहीं है, वो जापान में, उसका पहले से कार्यक्रम तय था। कोई बीमार भी हो सकता है, कोई बहुत सीरियस भी हो सकता है, मगर आपको ऐसा मीटिंग में अगर कोई एमएलए एब्सेंट है, कॉर्पोरेटर एब्सेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एब्सेंट है, तो सीरियसली नोट लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय बार बार आता नहीं। और एक एनफोर्स करने का समय आ गया हम लोग डिसिप्लिन से कि भाई ऐसे फ्री में आपको पद नहीं मिलेगा। पद ये जनता का है और पद में बैठने के बाद आप जवाबदेह होना चाहिए। नहीं तो पार्टी टिकट तो मेरा पॉकेट में, हमको क्या कर सकता है, ये आ गया तो एरोगेंस आ जाएगा, फिर वो जनता का बात सुनेगा नहीं। इसलिए एक सिस्टम करना है कि आज तो ये पूरा ये भर जाना चाहिए हॉल, ये जो डीके हॉल जो है पीछे का वो उस में खाली है, इस में भी खाली है। हम लोग गवर्नमेंट में है, हम लोग 9 इयर्स हो गया अरुणाचल में गवर्नमेंट में। यहां भी अगर मुझे कमी दिखता है तो ये तो सोचना पड़ेगा। ये जो बुकलेट छापा है हमारा पार्टी ने, सेंट्रल पार्टी ने छापा है, और यहाँ स्टेट का भी जो बुकलेट पब्लिश किया है, सबने पढ़ना चाहिए एक बार तो, क्योंकि हम लोग ही अगर नहीं पढ़ेंगे, हम अपना स्कीम के बारे में हमको नहीं मालूम, हम क्या समझाएगा लोगों को। इसलिए बहुत डिटेल में मैं बोलूंगा नहीं, कुछ पॉइंट्स आपको जस्ट एक कार्यक्रम अच्छा है तो याद दिलाने के लिए। एक तो ये जो बुकलेट निकला है 11 साल का इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल, इसमें संक्षेप में बताया गया है कि 11 साल में क्या क्या हुआ है। अब डिटेल में जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरा नजर जो जा रहा है, सबसे पहले तो ये दुनिया का ऐसा स्कीम किसी देश ने नहीं चलाया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये शुरुआत किया था कोविड के समय में। जब कैबिनेट में ये बात आया, पहली बार 2 लाख करोड़ जाएगा अगर इतना 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री में पहुंचाना है। तो मोदी जी ने मेहनत करके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा था, खाना तो हमारा यहां सफिशिएंट हो गया, चावल धान पहुंचेगा कैसे लोगों को, हर आदमी के पास पैसे भी नहीं है, कोविड आ गया ऊपर से। तो ये कैबिनेट में जब चर्चा हुआ तो ऑफिसर लोगों का भी कुछ रिपोर्ट था, इतना 80 करोड़ से ज्यादा गरीब को खाना फ्री पहुंचाना ये सस्टेनेबल भी नहीं है और ये फीजिबल नहीं है, कैसे पहुंचेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कुछ भी करना है मगर हिंदुस्तान का कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोना चाहिए, हम ये स्कीम लागू करेगा। और कैबिनेट में आया
और हम लोगों ने इसको पारित किया और आज गांव 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 तक पहुंच रहा है। तो जिसको रात में खुद भूखा भी सोता हो, कभी बच्चा का भी पेट भूखा होता होगा, इसको पेट में भूखा नहीं होने के लिए खाना पहुंचाना, ये कितना बड़ा स्कीम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाना तो मिल रहा है, उसको अपंग बना के बेच दिया और धन्यवाद नहीं मोदी जी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक एक बीजेपी कार्यकर्ता बताना पड़ेगा ये चीज पहुंचाने के लिए क्या नहीं किया सरकार ने। इसलिए इसको अब 81 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है और इसको 5 साल कंटिन्यूस चलाने का फैसला कर चुका है। फिर हर घर जल, पहाड़ में बैठने वाला, आधा समय हम तो बचपन में देखा है, आधा समय तो पानी भूखने जाओ और लकड़ी भूखने जाओ। लकड़ी भूखना, पानी भूखना, ये भी तो पूरा टाइम बर्बाद होता था। महिलाओं के लिए तो और भी आधा बुरा होता था। तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि घर आपका चौका तक पहुंचा देगा, घर में आपका पाइप से पानी। ये सब कांग्रेस के जमाने में सोच सकता है क्या, हर एक घर में पानी पहुंचाना? तो ये सब जो हर घर जल से अभी 15 करोड़ फैमिली हम लोग ने पार कर चुका है। आप सोचिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। और उज्ज्वला योजना, एलपीजी कनेक्शन, धुआं से जो हालत खराब होता है, अभी गांव गांव तक अभी सैचुरेशन मोड में जाना है। इसमें 10.33 करोड़ घर में एलपीजी कनेक्शन सब्सिडी में हम लोग ने पहुंचा चुका है। उसके बाद में स्टैंड अप के लिए, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 14,700 करोड़ स्टैंड अप इंडिया स्कीम में मदद दे चुका है। सौभाग्य योजना, 100% हाउस होल्ड में जो विलिंग है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। स्वच्छ भारत में 12 करोड़ टॉयलेट बनाया पूरा देश में। मुद्रा लोन में 52.5 करोड़ लोन पहुंचा चुका है हम लोग इतने लोगों को। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2.6 लाख ग्राम पंचायत और 4,000 अर्बन बॉडीज में पब्लिक वेलफेयर स्कीम हम लोग पहुंचा चुका है। उसके बाद में पीएम आवास योजना में अर्बन रूरल हाउस होल्ड मिलाकर के 4 करोड़ घर बना चुके हैं। और एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल जो हम लोग ट्राइबल के लिए जो होता है, उसमें 2014 से अभी तक जितना एकलव्य स्कूल था 4 गुना बढ़ा चुका है 10 साल के अंदर में। आप सोच के देखिए, ये सिर्फ ट्राइबल के लिए होता है। और हर जाति, हर धर्म के लिए हम लोग ने जो काम किया है उसका एक एक अगर बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पीएम कौशल विकास में 1.6 करोड़ यानी कि 160 करोड़ लाख यूथ को ट्रेनिंग दे चुका है स्किलिंग का। खेलो इंडिया में अरुणाचल में तो आप लोग मालूम है, यहाँ मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया। यहाँ वेट लिफ्टिंग और वुशु और हॉकी के लिए और बॉक्सिंग के लिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर जो बनाया, वो यहीं से लोग खिलाड़ी चैंपियन पैदा होगा। और छोटा छोटा खेलो इंडिया सेंटर बनाया। 54 सेंटर अरुणाचल में छोटा छोटा यूनिट, इंडोर हॉल, मल्टीपर्पज बैडमिंटन खेलने के लिए। क्या नहीं दिया जो पिछले 70 ईयर में नहीं हुआ। हम एक झटके में मोदी जी का आशीर्वाद से अरुणाचल का इतना स्कीम दिया है, उसका मालूम होना चाहिए। मैं तो उस दिन भी 2-3 जगह गया तो बैडमिंटन खेल रहा है, वो क्या कौन दिया मालूम नहीं। आपको मालूम है ये कहां से आया? मजा ले रहा है, खेल रहा है, मालूम नहीं किसने दिया है। हम लोग कितना तकलीफ से स्कीम लाते हैं, लोग उसमें मजा लेते हैं, खेलता है, यूज करता है। एक वोट धन्यवाद नहीं, किसने दिया है? ये अपने आप तो चल के नहीं आया ना। तो हम लोग ये चीज याद दिलाना पड़ेगा, कौन किया है ये। इलेक्शन में इतना तकलीफ करता है, क्या दिया किरण रिजिजू को 4 बार वोट मिलती, 4 बार वोट दिया है, क्या दिया बोलता है? वो ये हम दिया वाला में ही खेल रहा है, बनाया वाला रास्ता में आप चल रहा है, घर में आपको बिजली पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, फिर भी बोलता है क्या दिया, हमको तो कुछ नहीं मिला, हम तो वोट डालता है बोलता है। तो ये हम लोगों को बताने का तरीका सही होना चाहिए। और साथ साथ में हर डिस्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ 28 डिस्ट्रिक्ट, 29 हो गया,
28 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फिटनेस सेंटर हमने ओपन जिम भी दिया है। आप जाके देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा लोग वहां में गाय लोग आकर के टूटा फूटा कर देगा। उसको प्रिजर्वेशन भी करना है। लोगों के फिटनेस के लिए हम लोग ने इतना मेहनत करके स्कीम लाया है। एग्जाम में कितना करप्शन होता था, अरुणाचल में भी हुआ है, पेपर लीक हुआ है। हम लोग जितना अच्छा काम करता है, बदमाश भी ऐसे पैदा होते रहते हैं, गड़बड़ करते रहता है। तो और टाइट किया हम लोग ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स के लिए। उसके बाद उसको लेकर के पूरा हर स्टेट उसको एडॉप्ट करना है। ये टाइट इसलिए किया कि आदमी क्या है कि चोरी करने वाला तरीका निकल के चोरी कर लेता है, लेकिन विजिलेंस सही होने पड़ेगा। तो यहां पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग बैठे हैं, वो तो आप लोग जानते हैं, वो तो इंडिपेंडेंट है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है। तो कमीशन में जो लोग बैठा है वो तो इंडिपेंडेंट है। एक तो सेमी क्वासी जुडिशियल टाइप का अथॉरिटी होता है। हमारा ही कुछ ऑफिसर लोग पेपर लीक कर लेते हैं। जो टैलेंटेड लड़का का लाइफ बर्बाद, जो बेवकूफ है वो नकल करके पास करेगा, ये तो ठीक नहीं है। और ये चोरी करेगा, पेपर लीक करेगा। हम लोग सीबीआई भी भेजा, ईडी भेजा, इतना किया, और हम कितना दुखी है। और इलेक्शन में आएगा तो उल्टा हमको ही गाली दे रहा था सब लोग कि किरण रिजिजू पेपर लीक करने दिया है। तो आप सोच के देखिए क्या है हमारा समाज में जो कुछ निगेटिव आदमी है, हम उसमें टेंशन से घूम रहा है। पेपर लीक होकर के हम खुद दुखी है और हमको गाली दे रहा है। भाई कुछ लड़का लोग मेरा खिलाफ में एमपी इलेक्शन में कैंपेन करके घुमा हुआ है। ये स्टेट का इशू है। इतना मेहनत से चीफ मिनिस्टर सब सीरियसली काम कर रहा है, कितना लोगों को जेल डाला है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये कुछ जो नेगेटिव को भी बंद करने का रास्ता हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद में यहां अभी जस्ट एक 15 दिन पहले मुझे बताया गया कि एक फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट में स्ट्राइक हो गया, धरना हो रहा है। मैं बोला क्या हो गया यार, अरुणाचल में जो भी अच्छा चीज लाता है प्रॉब्लम पैदा करता है, कौन है? तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर मैंने मेरा साथी मिनिस्टर रेल और आईएनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को मैंने कहा, अश्विनी जी हमारा वहां प्रॉब्लम हो रहा, आपका ऑफिसर को जल्दी भेजिए और मुझे एक्सप्लेन कीजिए क्या है। तो अश्विनी जी ने तुरंत उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी सारा सीनियर ऑफिसर को बोला कि किरण जी को एक्सप्लेन कीजिए क्या है। तो मुझे बताया, मैं बोला आप कल ईटानगर जाओ और डायरेक्ट बात करके आओ, क्या है, कौन कहां प्रॉब्लम है आप पता कराओ। तो आके देखा तो सीपीडब्ल्यूडी एजेंसी कौन टेंडर में, तो टेंडर कॉन्ट्रैक्टर से मेरा कोई लेना देना तो होता नहीं है। तो इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर ने काम डिले किया, तो वो थिएटर हॉल नहीं बना, एमपी थिएटर नहीं बना, वो टेस्टिंग वाला क्लासरूम नहीं बना, स्मार्ट क्लासरूम नहीं बना, ये हो रहा है वो हो रहा है, धरना हो रहा है। तो फिर मुझे फोन किया, मैंने कहा कि टाइम लाइन दो, अगस्त महीना तक ये पूरा हो जाना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर को भी डेडलाइन दे दो, जो भी है अपना आदमी होगा कोई होगा, मतलब नहीं हम लोगों का बदनाम होता है। आपको मालूम है पुणे में नेशनल फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट बनाया, उसी से ये अमिताभ बच्चन लोग, जय बहादुरी लोग, डेनी डेंजोंगपा लोग सब वहीं से पढ़ के वहां से ट्रेन करके स्टार बना। सेकंड बना फिल्म इंस्टीट्यूट कलकत्ता में, सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट बना। और ये जो अरुणाचल में जो बना है वो थर्ड है हमारे देश का, थर्ड नेशनल फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट। तो कभी कभी बोलता है इतना बड़ा काम हुआ, आज तक कोई ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल का, कोई संगठन, बहुत या संगठन है गली गली में। किरण रिजिजू धन्यवाद आपको मोदी जी को कि इतना बड़ा सेंटर लाया, कोई धन्यवाद देता नहीं है। या हम लोग नहीं बता पाया कि लोग धन्यवाद नहीं देने जानते हैं। थोड़ा सा सोचना चाहिए, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, जोते में लिया, इतना सुंदर एकदम ग्रीन जगह का बीच में इंस्टीट्यूट बन रहा है। उसका अभी ये फर्स्ट बैच कोर्स चल रहा है। आने वाले दिन में बड़े बड़े हस्ती यहां आएंगे। यहां से पढ़ने वाला कोई ड्रामा में, कोई एक्टिंग में, कोई डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, वो कितना बड़ा एंटरटेनमेंट की दुनिया में आगे जाने वाला है। हमारे अरुणाचल में भी कई टैलेंटेड यूथ को बहुत मौका मिलेगा। झगड़ा मतलब क्या है, मैं तो मंत्री था तो फायदा उठाया है। मैं तो इसको ज्यादा क्लेम इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बोलेगा कि ये मिनिस्टर है अरुणाचल से, इसलिए
ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट को चीन के अरुणाचल में ले गया, लोग बोलेगा, इसलिए मैं ज्यादा छाती ठोक के नहीं बोलता हूं। मोदी जी को धन्यवाद किया, अरुणाचल को दिया है, लेकिन ये जानना पड़ेगा ना इसका वैल्यू क्या है। वैल्यू नहीं समझेगा तो फिर तारीफ करने के लिए भी मुश्किल होगा। अभी यह बारिश होता है, एक्सीडेंट होता है, एनडीआरएफ हम लोग का जो ये येलो ड्रेस पहन करके जो एनडीआरएफ घूमता है सेफ्रॉन कलर, इसका सेंटर बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसीजन दिया 2 सेंटर नया बनाना है इंडिया में। एक को बनारस में बनाना है प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरा का हम अरुणाचल में लेके आया। वो एनडीआरएफ का बिल्डिंग अभी होलोंगी में बन रहा है, एयरपोर्ट का बगल में, कितना करोड़ से वो इंस्टीट्यूट बन रहा है। हमने आके फाउंडेशन लगाया, मैंने उसको इनॉग्रेशन पीएम के हाथों करवाएगा, नहीं तो हम लोग सीएम साहब मिल करके और मिनिस्टर गृह मंत्री जी से बातचीत करके इनॉग्रेशन जल्दी करना है। उसी प्रकार से अलग से दीदी कहते दूरदर्शन में अरुण प्रभा करके सिर्फ अरुणाचल के लिए एक टेलीविजन चैनल चलाया, जिसमें फिल्म ड्रामा वगैरह करके आदमी काम करने में लग गया, डेडिकेटेड सिर्फ अरुणाचल के लिए। कभी ऐसे सोचा आपने कि एक स्टेट के लिए अलग से एक दूरदर्शन चैनल अरुणाचल के लिए बन जाएगा? इसी प्रकार से मैं कितना बार यहां रोजगार मेला के लिए आया हूं, सेंट्रल जॉब में नौकरी मिलने के बाद सर्टिफिकेट बांटने के लिए मैं कम से कम 10 बार कर चुका हूं यहां दिल्ली में, दिल्ली से यहां आकर के। इंफ्रास्ट्रक्चर का दृष्टि से आप देखेंगे तो यहां 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, हेलीपैड वगैरह तो बना है, और सबसे बड़ा था धोनी पोलो एयरपोर्ट। मैं तो उस दिन हैरान रह गया, हमारा पार्टी ने जवाब दिया कि नहीं दिया। एयरपोर्ट बन गया तो किसी कांग्रेस का लीडर ने बोला ये तो कांग्रेस ने बनाया बोलता है, और ये एयरपोर्ट कांग्रेस की वजह से बनाया। पर क्या जवाब दो? थोड़ा पॉइंट का बात करने से तो आप आर्गुमेंट करने के लिए भी अच्छा लगता है। कोई सच्चाई से लेन देन नहीं है, हवा में बात कर रहा है कोई कांग्रेस का आदमी, ये कांग्रेस ने बनाया। शिवराज पाटिल जब हमारा देश का होम मिनिस्टर थे, 2008 में आकर के यहां करसिंगसा में फाउंडेशन लगाया था। आप लोग सब मालूम है, यहां फाउंडेशन कब लगाता है? जब प्रोजेक्ट बन करके डीपीआर बन जाएगा, उसका टोटल कॉस्ट एस्टिमेट हो जाएगा, लैंड सब कुछ क्लियर करके जब प्रोजेक्ट रेडी होता है तो शुरू करने के लिए फाउंडेशन लगाता है। कांग्रेस का डीपीआर नहीं था, पैसा नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं, हवा में यूनियन मिनिस्टर आकर के प्रोजेक्ट का फाउंडेशन लगा के चला गया। बात, मैं तो एमपी था उस समय, मैं सोचा सब कुछ हो गया होगा। इतना साल हो गया, कुछ हुआ नहीं। लकीली हमारा सरकार आ गया 2014 में, लेकिन कांग्रेस सरकार था ईटानगर में, लैंड तो स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है, तो हुआ नहीं। तो किस्मत से 2016 में यहां बीजेपी की सरकार बन गया। तो मैंने सीएम को बोला कि इसको आप सब कमेटी वगैरह बना करके तुरंत लैंड क्लियर कर दीजिए। तो उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी बना करके लैंड को होलोंगी को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके उसके बाद में हम लोग ने विद इन 1 ईयर वो क्लियर करके 2019 में मोदी जी आकर के फाउंडेशन लगाया, और 2 साल का अंदर में आकर के फिर इनॉग्रेशन भी कर दिया। ये होता है काम। मोदी जी आके फाउंडेशन लगाया और बोलता है कि कांग्रेस ने किया है। कौन जवाब देगा इसको? आप बताइए किस तरीके से जवाब दूं? मैं तो समझ में नहीं आया। बोलने वालों में क्या सोच के बोलता होगा? कोई लाइन में तो बात करना चाहिए। और ये जो एयरपोर्ट बना, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने में थोड़ा सा जिक्र किया था। कुछ लोग तो बहुत स्मार्ट है, यहां एयरपोर्ट आने वाला है, आसपास का जमीन पहले से खरीद लिया कॉम्पेंसेशन मिलने के लिए। तो कॉम्पेंसेशन लेना कोई गलत बात नहीं, लेकिन एयरपोर्ट में कॉम्पेंसेशन नहीं होता है। दिल्ली में आया 550 करोड़ का कॉम्पेंसेशन भेज दिया। सेक्रेटरी मुझे बोला, प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोला, किरण जी ये क्या है? एयरपोर्ट से ज्यादा दाम कॉम्पेंसेशन डिमांड कर रहा है, ये कैसे होगा? एयरपोर्ट बनाने के लिए सीएम दिल्ली में जाकर के, हर स्टेट का सीएम हमको एयरपोर्ट बना दीजिए, जमीन देगा, पानी देगा, बिजली देगा, सिक्योरिटी सब कुछ एकदम हम रेडीमेड कर देगा, एयरपोर्ट दो। ऐसे होता है। हमारे यहां में उल्टा बोलता है कि एयरपोर्ट बना दो, 550 करोड़ कॉम्पेंसेशन भी दो। अरे भाई शर्म भी लगता है। बहुत मेहनत करके फिर सीएम साहब से बातचीत करके, प्राइम मिनिस्टर का आशीर्वाद से हम लोगों ने कुछ पैकेज वर्क करके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से
10% कंट्रीब्यूट करा के तो फिर हम लोग ने 260 कितना करोड़ का लैंड कंपेंसेशन तक ऐसे दे करके एयरपोर्ट बनाया। वो अलग अलग बात है, जो लोग करोड़पति बनाए लैंड कंपेंसेशन से, कोई हमको इलेक्शन में वोट भी नहीं दिया। जो लैंड कंपेंसेशन नहीं मिला वो लोग वोट दिया है। हम तो नाराज नहीं है, चलो कोई भी अरुणाचल आदमी पैसा कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन धन्यवाद तो दो ना, एयरपोर्ट बना दिया, बस यही हम कह रहे हैं। धन्यवाद भी देता नहीं है, फायदा भी उठा लिया। कोई को तो उसी एयरपोर्ट हम लोग बना दिया, उसी एयरप्लेन से आकर के हमको गाली दे के आता है। अब सोचिए, सब कुछ सुविधा देने के बाद भी उस सुविधा को ऊपर से चढ़ के डांटता है। अभी 4 दिन पहले चेनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेलवे ब्रिज प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, पूरा दुनिया ने देखा है। तो ऐसा जब हम लोग चीज देखता है तो एक तो प्राउड फील करता है, अपना देश में ऐसा चीज बन रहा है। तो मैं कल नफरा में गया, उस दिन सेपा में गया, अभी मैं और भी जगह जाने वाला हूं। मैं ये जो बात बोलने वाला हूं थोड़ा सीरियस बात है, आप लोग थोड़ा उसको ध्यान से सुनिए। अभी चौनामिन साहब ने भी थोड़ा सा उसको जिक्र किया। एक तो ट्रांस अरुणाचल में आप लोग ने देखा है, जहां जहां लैंड कंपेंसेशन झमेला नहीं किया वहां रास्ता जल्दी बन गया। जहां जहां रास्ता आ रहा है बल्कि नकली वाल बना के, नकली घर बना करके कंपेंसेशन का चक्कर हो गया, वो प्रोजेक्ट रुक जाता है। ये जो फ्रंटियर हाईवे जो हो रहा है, मैं बहुत नाराज भी हूं, दुखी भी हूं। प्रोजेक्ट आया उसके लिए खुशी है। तो मैं कल भी बताया, ये कंपेंसेशन चलो चेक कोई ऑफिसर बांट तो डीसी या हमारे लोकल एमएलए साहब को बोलो चेक बांटो, मुझे आने का जरूरत नहीं। लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो पूरा गड़बड़ हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए और जल्दी करने के लिए कहा है, इंडिया का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट लगभग 42,000 करोड़ का लगभग इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो अरुणाचल को मिल रहा है। टाइमली होना चाहिए। तो उसने कैबिनेट सेक्रेटरी, हम लोगों ने मीटिंग किया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, फिर सीएम साहब का साथ अलग से मीटिंग किया, फिर सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे को घर में बुला करके फिर अलग से मैंने मीटिंग किया। मैंने जो बीमारी हमारा समाज में आ गया है वो बीमारी यहां साफ साफ दिखता है। नेशनल हाईवे आना मतलब एक तो सपना है, ये लद्दाख जैसे बामिंग केनेवा, उधर सरली कोलोरियंग दामिन परसिपरलो ताली, जो नेशनल हाईवे लोड़ेगा आगे तालिहा नाचो, ये क्या बोलता है, सियुम से भी मेचुका का कनेक्शन करवाना है, तालिहा से तातो करके फिर ये मिगिंग होते हुए पूरा हुनली हुआ अनिनी का बगल से होते हुए विजयनगर तक जाना है। ये प्रोजेक्ट जैसे आया, हमारा लैंड का ऑफिसर, कुछ लोकल लीडर तालमेल करके रोड को भी, मेरा ये गांव है, हमको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, यहां से रास्ता ले जाओ। और मुझे तो कल किसी ने बताया कि वो कुछ लोगों ने बोला कि आपको लैंड ऑफिसर का हम इतना % पैसा देगा, आप इतना बिल बना दो। यहां हम लोग मर मर के गांव को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमारे बॉर्डर एरिया में हजारों साल तक फंसा हुआ लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए हम रास्ता ला रहे हैं। आप यह पैसा खाने के चक्कर में रास्ता बंद करने जा रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? मेरा रिक्वेस्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट, सीएम साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का जो संबंधित लीडर्स है, ये इंश्योर करना पड़ेगा। कौन है ये ऑफिसर करोड़ों लूटने जा रहा है? कल भी हम 234 करोड़ का अप्रूव करके बांटा है। अभी इस काम में भी मोर देन 200 करोड़, हजारों करोड़ बांटने वाला है। वैसे तो ऐसा जगह में हाईवे आ रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। ये पैसा तो बोनस है। कौन सोचा ऐसे जंगल पहाड़ में नॉर्मल रास्ता ही नहीं बनता था, पोर्टर ट्रैक में चलने वाला नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। 4-5 साल के अंदर वहां नेशनल हाईवे दौड़ेगा। और यहां पैसा खाने का चक्कर में सपना को बंद करने के लिए यहां कुछ लोग पड़ा हुआ है। ये कौन लोग हैं जो इतना पैसा का जो बीमारी, कैंसर बीमारी फैला रहा है हमारा समाज में? इसको टाइट करना पड़ेगा, शेमिंग करना पड़ेगा पब्लिकली। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए सीधा चीनी हो रहा है, ये तो नहीं चलेगा। ऐसा एक एक स्कीम लाने में जो पसीना खून मेहनत लगता है, यहां अपना कमाने के लिए बहुत जरिया है। नॉर्मल काम करके कमाओ ना।
अब रास्ता आएगा तो उससे रास्ता निकल जाएगा कमाने का भी। प्रोजेक्ट को ही खत्म करने में लगा हुआ है। तो मैं आज भी बोल रहा हूं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट को ये टेंडर का समय में और आगे कंस्ट्रक्ट का समय में मत करो। अभी तो लैंड कंपनसेशन का जितना जल्दी हो सके क्लियर करवाना है। कॉन्ट्रैक्टर को थप्पड़ मारेगा, भाग जाएगा, लेबर भाग जाएगा, कौन आगे करेगा? हम लोग तो इतना मशीनरी लेकर के काम कर नहीं सकता। तो ये इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारा सपना है 2014 में जब हमारा सरकार आया तो प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले हमने बताया कि बॉर्डर से सारा लोग माइग्रेट हो रहा है, गांव में बैठता नहीं है, रास्ता नहीं, बिजली पानी नहीं, गांव में कैसे बैठेगा? सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ईटानगर चला गया। फिर से वापस भेजने के लिए सबसे पहले हमारा बड़ा रास्ता बनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं होता तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अरुणाचल को कभी नहीं मिल सकता है। ऑलरेडी फ्रंटियर हाईवे बना हुआ है, दोबारा और नेशनल हाईवे कैसे मिलेगा? हमारा पॉपुलेशन भी कम है, गाड़ी कम है, एक नेशनल हाईवे में लाखों गाड़ी दौड़ना पड़ता है, क्योंकि नेशनल हाईवे मतलब कहां से इनकम आएगा? उसका टोल टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। हमारे यहां तो टोल टैक्स ही नहीं है। तो इसलिए ये जो 2014 के बाद इतना बड़ा सपना फ्रंटियर हाईवे जो पूरा हुआ, मैं तो जिस दिन कैबिनेट कमेटी ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ने ये अप्रूव किया, रात भर नींद नहीं आया, क्योंकि इतना बड़ा सपना पूरा हुआ। भाई आराम से बैठ करके लूटने में लगे हुए हैं। ये सारा चीज को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। जहां जहां कनेक्शन नहीं पहुंचा है, हम लोग वाइब्रेंट विलेज का तहत काम कर रहा है। और अभी तो म्यांमार बॉर्डर का भी हम लोग ने डाल दिया है। प्राइम मिनिस्टर इतना जल्दी मान जाता है, मतलब इतना बड़ा दिल है, इतना कंसर्न है। मतलब बॉर्डर अभी तो आप ताली का मेरे साथ है कि नहीं वो पूछ के देखिए, 300 से ज्यादा करोड़ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड का ही है। वो नेशनल हाईवे वाला अलग, वो जो साइड में आर्टेरियल कनेक्शन करना, लिंक वगैरह के लिए मोर देन 300 करोड़ सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड के लिए दिया है। बाकी चीज धीरे धीरे आ रहा है, कुछ गांव को ऐड करते जाएंगे, तो प्रोसेस है। एक साथ में तो वहां जाके काम नहीं करेगा, ऐड हो रहा है। वाइब्रेंट विलेज का करने के बाद हम लोगों को रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए स्टेट का कार्यक्रम बहुत चल रहा है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। हेल्थ के लिए जो मेडिकल कॉलेज के बारे में बात किया, आगे भी करने जा रहे हैं। हमारा टोटल अभी अरुणाचल में मैंने देखा है, एक तो दिल्ली में आता है 50% मेडिकल केस के लिए आता है। उपाय नहीं, हम भी जो सकते हैं मदद करते हैं, लेकिन मैं तो कॉन्ट्रैक्टर तो हूं नहीं, कैश पैसा हम कहां से बांटेगा? लेकिन बोलता है सर दिल्ली तक आया, इलाज नहीं कर पाया, इसलिए आप पैसा ही दे दो। अरे एक महीना में अगर 100 आदमी आने से तो हम थोड़ा थोड़ा भी दून की भी दे देंगे दार करके भी। एक महीने में 10,000 आदमी आएगा तो हम कहां से देगा? थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहां अभी जो आरोग्य योजना का तहत काफी स्कीम्स यहाँ पे वेलफेयर के लिए हेल्थ का काम भी कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का सीएम आरोग्य स्कीम भी चल रहा है, उससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। बस ये रिक्वेस्ट करना है कि जिसका जिंदगी बच जाता है, हमारा आयुष्मान स्कीम से जिसका जिंदगी बच जाता है, बस उसको दिल में याद करो कि मोदी जी की वजह से देखो हमारा जिंदगी बच गया है, बच्चा का जिंदगी बच गया है। तो याद रखना चाहिए, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। 25 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल चुका है और 1.8 लाख किसान समृद्धि केंद्र बन चुका है और पीएम धन धन्य कृषि योजना में 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा मिल चुका है। एग्रीकल्चर बजट 2014 का वो यूपीए का जमाना दिखेगा, 10 साल के अंदर में 5 टाइम्स हमारा बजट एलोकेशन बढ़ा है। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड 7 करोड़ फार्मर को 10 लाख करोड़ रुपया देकर के किसान क्रेडिट कार्ड्स का लाभ पहुंचाया है। बीज से बाजार तक का स्पेशल जो हमारा क्वालिटी सीड होता है, उसको मार्केट एक्सेस देने के लिए इतना अच्छा कदम होता है। कई फार्मर मुझे बोल चुका है कि इसका फायदा मिला है। हनी भी हमारा 3 टाइम्स हनी बढ़ चुका है और हमारा पूरा इंडिया का प्रोडक्शन में। उसके बाद हमारा 10 करोड़ महिला 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिला, 10 करोड़ वुमेन
3 करोड़ लाखपति दीदी बन चुका है और जितना पीएम आवास बनाया उसमें 73% महिलाओं का है। सोचिए, इसलिए बोलता है नारी शक्ति। तो इसमें बच्चों के लिए पोषण खाना, जो पोषण 2 योजना लॉन्च किया है उसमें बच्चों के लिए खाना और फिर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्कीम चलाया है। उसके बाद में एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए अलग से स्कीम चलाया है। बुरा बुरी ओल्ड पेंशन का तो आप लोग चेक किया होगा, सब अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। हमने मुस्लिम महिलाओं को जो टॉर्चर होता था उसको बंद करने के लिए ट्रिपल तलाक को हमने खत्म किया है। जो सबसे तलाक 3 किस्म का होता है, जो इंस्टेंट होता है, तलाक 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 बोलने से औरत को घर से निकाल देता है। तो ये वाला जो तलाक को हम लोगों ने पार्लियामेंट से पास करके इसको बंद कर दिया है। करोड़ों मुस्लिम महिला मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने अभी अभी आप लोग देखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करके गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी से फायदा पहुंचाने के लिए हिस्टोरिक कदम उठाया है। उसके बाद में हमारा मुद्रा लोन 33.38 करोड़ मुद्रा लोन दे चुके हैं। इतने लोगों को 14.72 लाख करोड़ लोगों को मदद मिला है। डिफेंस एकेडमी के हिसाब से अरुणाचल को 3 सैनिक स्कूल। तो जब पीके तुंगन साहब यूनियन डिप्टी मिनिस्टर था तब ये बात उठाया था कि अरुणाचल को सैनिक स्कूल मिलना चाहिए। इंडिया में कुछ जगह में सैनिक स्कूल है। आपंग साहब जब सीएम था बार बार मांगा एक तो सैनिक स्कूल दे दो अरुणाचल को भी। कोई पूछने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। बाद में हम जब एमपी बना तो हमने मांग रखा कि हमको एक सैनिक स्कूल अरुणाचल में चाहिए। एक के लिए हाथ जोड़ जोड़ के मोदी जी आ गया और निर्मला जी जब डिफेंस मिनिस्टर थी, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, हम दोनों एक साथ आया ईटानगर में 3 सैनिक स्कूल एक साथ घोषणा कर दिया। अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के नया नया में तो शुरुआत में तकलीफ होता है, पासीघाट में भी शुरुआत हो गया। इस तरीके से जो हम लोगों ने काम किया है। और महिलाओं के लिए अभी जो आने वाला चुनाव है 2029, ये तो बहुत बड़ा चुनाव है। 33 मिनिमम एमपी एमएलए तो महिला होने वाला है। तो देश का सारा महिला तो कूद कूद के मोदी जी के नाम से बीजेपी को वोट देना चाहिए, बढ़ चढ़ करके देना चाहिए। आप सोचा है वो डायलॉग तो कांग्रेस के जमाने में मारता था, हम लोग महिला के लिए करेंगे, कोई हिम्मत नहीं था क्योंकि वहां ऐसे ऐसे लोग हैं नाटक करके बिल ही आने नहीं देता। मोदी जी के नेतृत्व में स्पेशल सेशन पार्लियामेंट कॉल करके 33% वुमेन रिजर्वेशन पारित कर दिया है। और ये 2029 चुनाव में 33% तो महिला की रिजर्व है और महिला लोग जनरल में भी कॉन्टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ जितना पुरुष बैठा हुआ है एमएलए, आप ज्यादा टेंशन होने का जरूरत नहीं है, सीट बढ़ने का चांसेस है। तो अभी मैं इसलिए डिक्लेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये बड़ा पॉलिसी मैटर है, क्योंकि हम तो सीनियर मिनिस्टर होने के नाते थोड़ा पॉलिसी मैटर में हिसाब किताब से बोलना पड़ता है। तो इतना टेंशन नहीं रहना है, इतना मैं इंडिकेशन आप लोगों को दे रहा हूं। लेकिन महिलाओं को आगे लाना है तो इसके लिए महिला लोग तो 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहना चाहिए। उसके बाद जो सोनामिल साहब ने थोड़ा जिक्र किया, हमारा देश का हिम्मत ताकत कैसे बढ़ा है। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर तो देख लिया, उससे पहले ये म्यांमार साइड में हमारा 18 डोगरा रेजिमेंट के लोगों को मार के आतंकवादी लोग और मिलिटेंसी लोग ने भाग गया। तो सबसे पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक या इंडो म्यांमार में हुआ। उसके बाद में यहाँ बोडो मिलिटेंट्स ये अरुणाचल असम बॉर्डर में, अरुणाचल आदमी को इतना तंग होता था, असम आदमी को भी तंग होता था। मुझे बाद में सेजूसा से कुछ लोग आके बोला, सर अभी तो असम जाने के लिए भी डर लगता है। क्यों? अपना टाटा सुमो में मारुति में जाएगा, वहां पिस्तौल लेकर के तुम उतरो, बीवी बच्चा का सामने में उसको मारता था, इंसल्ट करता था, टॉर्चर करता था, पैसा जितना भी ले जाता था। और कोई लोग तो शर्म से बोलता भी नहीं है, लूट लिया। खलकता से आके बोला कि वहां इतना टॉर्चर करता है, इधर अंदर तक घुस के ऑपरेट करता था।
तो मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था, वहां घटना हुआ, हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया। ये बहुत सेंसिटिव है इसलिए मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूं। हम लोग 6 महीना के अंदर में सारा ये जो बदमाश करने वालों को साफ कर दिया। अभी बताओ कोई असम अरुणाचल बाउंड्री में बंदूक लेके घूमने वाला मिलेगा आपको? क्या तकलीफ जिंदगी जीता था। और ये लेफ्टिस्ट लोग, कम्युनिस्ट लोगों ने पूरा माहौल खराब किया। हम यहां गुंडागिर्दी को साफ करने में लगे हुए हैं। या यूनिवर्सिटी में प्रेस बोल रहा है ये आफ्सपा को ये हटाने के लिए किरण रिजिजू कुछ नहीं कर रहा है, या ऑपरेशन क्यों चला रहा है? ऑपरेशन नहीं करेगा तो ये गुंडा लोगों को कैसे खत्म करेगा? कैसे लोग हैं? और 2-4 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको क्रिटिसाइज करा था, ये ऑपरेशन लगाया बोल के। ये पूरा 20 किलोमीटर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में यहां ग्रस्त था सब लोग। हमने 6 महीना ऑपरेशन चला के उसके बाद में आफ्सपा भी हटा दिया। अभी तो सिर्फ वो तिराप चांगलांग साइड में कुछ जगह प्रॉब्लम है, और नागालैंड में कुछ डिस्ट्रिक्ट और मणिपुर में कुछ डिस्ट्रिक्ट बाकी है। अरुणाचल आसाम में तो पूरा साफ हो गया, अभी तो शांति हो गया। उस जमाने में क्या हालत, रात को लोग जा नहीं सकता था, अरुणाचल से बीवी बच्चा लेके जाने के लिए डरता था। ये सब मामूली काम नहीं है, ये सब काम को वैल्यू नहीं देगा। आपको जिंदगी को आराम कर रहा है, शांति करा रहा है, उसके लिए जो दिमाग लगता है, जो मेहनत करना पड़ता है, कोई कदर नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? हमको क्रिटिसाइज करता है जिन्होंने तबाही करके चला गया, 60 इयर्स इस देश को लूट के चला गया, वो हमको क्रिटिसाइज करेगा। कुछ तो कर नहीं पाया, समाज को बर्बाद करने के बाद हमारे ऊपर में इल्जाम लगाता है, चुनाव में बिना मतलब को बदनाम करता है। मैं तो आजकल इतना परवाह भी नहीं होता। मैं तो 6-7 साल पहले मैं सोचता था इतना काम करने का बाद क्यों क्रिटिसाइज करता है लोग, मैं ये सोचता था। बाद में मैं सोचा कि जितना भी काम करो, जो कुछ लोग बदमाश तो रहेगा ही, उसको हम साफ नहीं कर सकता है, इसलिए अपना काम करते रहो, कोई मतलब नहीं। हम चुनाव में बिजी है, काम करने बिजी है। इस बार इलेक्शन में हम देखा है, प्रेसिडेंट साहब को मालूम है, ग्रुप निकल गया। आप इमेजिन करो, क्रिश्चियन का नाम से मेरा खिलाफ मैं एक सर्कुलर कर दिया कि जितना क्रिश्चियन लोग हैं किरण रिजिजू को वोट मत दो। एमएलए को खिलाफ में नहीं, हमको टारगेट करके किरण रिजिजू को वोट मत दो क्रिश्चियन लोग। लेकिन अच्छा हुआ, मेजोरिटी क्रिश्चियन लोग हमको ही वोट दिया है। वो जानता है अच्छे लोग हैं, वो तो वोट देगा। एक बदमाश तो कुछ लोग हैं। तो इस तरीका आप सोच के देखो, कुछ महिला कुछ ग्रुप था एंटी करप्शन अरुणाचल अगेंस्ट क्या तो नाम निकाल के सीएम को ठीक से गाली दे रहा था। इलेक्शन आए तो किरण रिजिजू को हराओ बोल रहे थे, कोई मतलब नहीं। तो मैंने देखा कि जितना भी काम करो, कुछ लोग को आप सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग जो बीजेपी में है, हम तो कम से कम काउंटर करें। मैंने पिछले में बोला है, बीजेपी का तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मेरा खिलाफ में इतना ग्रुप पैदा कर दिया, उसको टक्कर देने के लिए, क्लियरिफिकेशन देने के लिए एक भी बीजेपी की तरफ से ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना जवाब दिया। मैंने वीडियो सुना है, ब्यूरा वागे को मैंने बोला है, मुझे बताओ भाई कोई बीजेपी लीडर ने हमको बचाने के लिए क्या किया है? नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैं यहां क्या कोई एक टुकड़ा 10 लाख करोड़ में काम करता है क्या? मुझे कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई ऑफिसर 1 रुपया देने का हिम्मत नहीं है जिंदगी में, कर नहीं सकता है, हमको खरीद नहीं सकता है। मैंने पहले ही बोल दिया, मेरा जिंदगी हमारे स्टेट के लिए समर्पित है, देश के लिए काम करूंगा, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए सब मिलकर टारगेट करने के बाद भी मेजोरिटी पब्लिक आशीर्वाद देते रहते हैं। तो पब्लिक महान है लोकतंत्र में। काम करो, दिल साफ करो, पुण्य का काम करो, पाप आपको छू नहीं पाएगा। इसलिए हमारा यहाँ अरुणाचल में जो निगेटिव ग्रुप तो रहेगा ही, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा बीजेपी में भी इतना ताकत है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप लोग इतना मेहनत करता है, इतना काम करता है, कुछ पार्टी कार्यकर्ता, मैं सचमुच बोलता हूं, 20 साल 25 साल से दौड़ रहे हैं, आज एक साइकिल भी नहीं है। ऐसे भी मैंने हमारे बीजेपी को वर्कर देखा है। हमारा पार्टी का जो लोग थोड़ा सीनियर है, पद में है, हमारा सरकार है, बैलेंस करके सबको दिख रहा है, दिल्ली पहुंच जाता है स्कीम मांगने के लिए। मैं पैसा जरूर बेचता हूं, लेकिन बांटने का काम मैं नहीं करता हूं। मैं बार बार बोल चुका हूं, ये स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ एजेंसी लोग करता है। मैं टेंडर में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है।
फिर बेचारे सोचता है दिल्ली तो आके किरण साहब को बोलेगा तो कुछ तो हो जाएगा, उम्मीद लेके आते हैं। और मैं इतना बिजी रहता हूँ फिर भी समय निकल करके मिलने की कोशिश करता हूँ। वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे मिलने के लिए, प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली जाके काम मांगा फिर भी किरण साहब ने नहीं दिया बोलता है, तब मुझे दुख होता है ना, क्योंकि वहां दिल्ली से तो हम इंडिविजुअल काम तो बांटेगा नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट को देगा, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू से तरीका से इंप्लीमेंट करता है। तो आज के दिन में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि डिप्टी सीएम साहब ने काफी बोला है, लेकिन एक चीज तो है, पेमा खांडू साहब का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमारा अरुणाचल में कई रिफॉर्म्स हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ है, पहले के मुकाबले 3-4 गुना स्पीड से आगे काम बढ़ रहा है। मैं तो सीएम साहब अभी नहीं है लेकिन मैं उसको भी अभिनंदन करता हूं, डिप्टी सीएम साहब इतना सीनियर है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इतना सुंदर से चलाता है डिप्टी सीएम साहब। सीएम साहब उनका तालमेल में कितना टाइम हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है अरुणाचल का, कहाँ 900 करोड़ हमारा रेवेन्यू था, कहाँ 3,500 करोड़ पहुंचा दिया हम लोगों ने 9 साल में, इतना भी है। और दिल्ली का तो बोलना ही नहीं, मैं जितना बोले इसमें कम है। एक महीने में सेंट्रल से डिवोल्व करते डिवोल्यूशन ऑफ फंड होता था, 100 करोड़, कभी लाकी होने से 150 करोड़ मिलता था। आज हर महीने 3,000 करोड़ अरुणाचल को जाता है। कोई यहाँ आप बताओ जो नौकरी करने वाला, नौकरी करके लास्ट महीना में तनख्वाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टेंशन ही नहीं है। कांग्रेस के जमाने में 12,000 करोड़ का लोन हमारे सर पर था, मोदी जी आने के बाद वो भी साफ कर दिया, आज हमारा सरप्लस बजट है। क्या चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा एमएलए लोग को काम करने का सुविधा मिल रहा है, स्कीम बांट रहा है। जो मैंने कहा ना फ्रंटियर हाईवे में तो रातों रात करोड़पति बन गया है। तो मैंने कल भी बोला है, एक रात में आप करोड़पति बन गया, इसको ताश खेल के फेंकने का नहीं है। यह एक बीमारी है अरुणाचल में। फिर एक तो पैसा आने से इलेक्शन लड़ेगा बोलता है। अरे पैसा आया है, रिजॉर्ट बनाओ, होटल बनाओ, यूनिट बनाओ, इन्वेस्टमेंट करो, दुनिया को बुलाओ, इतना सुंदर से काम कर सकता है। पैसा आते ही बस लीडर है बोलता है। मेरा पास 1 रुपया नहीं, मैं तो पैसा देके तो वोट नहीं खरीदता हूं, तो मैं कैसे लीडर हुआ है। तो जनता का आशीर्वाद से लीडर बन सकता है, वो कुछ नहीं है। लेकिन पैसा आते किसी ने बोला कि मैं तो नाम नहीं बोलूंगा, बदनाम होता है बिना मतलब, बोला कि सर मेरा पास बहुत पैसा आ गया है, अभी बस हमको पोजीशन चाहिए, बोला पोजीशन, अभी मुझे कुछ एक तो पोस्ट चाहिए। अरे पोस्ट क्या, जिंदगी में अच्छा काम करो, पोस्ट से बड़ा होता है जनता का प्यार। पोस्ट अपना आप क्या है, ये चीज को हम लोग सोचना चाहिए। अदरवाइज तो क्या है ना, पैसा ही सब कुछ हो जाएगा। पैसा जरूरत है, पैसा से और ऊपर मोरल, आपका दिमाग, आपका सोच, आपका काम करने का तरीका, मोरलिटी बहुत होना चाहिए। कोई करोड़पति होकर के इमोरल होता है तो उसका इज्जत नहीं मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं, बीजेपी का एक कार्यकर्ता, हमारा जिंदगी ऐसा होना चाहिए कि हमको कोई उंगली नहीं उठा सके। उंगली उठाने वाला भी बाद में पछताना पड़ेगा कि एक साफ इंसान को हमने उंगली उठाया बिना मतलब से, पछताना पड़ेगा। मुझे कोई अटैक करेगा, मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि वही जलील होगा बाद में, क्योंकि मुझे कोई खरीद नहीं सकता है और मैं कभी करप्शन कर नहीं सकता है। मेरा जिंदगी में ऐसा है, इसलिए कुछ करेक्शन भी करना है, कुछ अच्छा काम भी हुआ है, मैंने काफी चीज बोला है। अंत में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारा स्टेट आज के दिन में काफी तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पोजीशन में खड़ा है। अगर अरुणाचल का आदमी डिसिप्लिन, हमारा अरुणाचल का आदमी प्यार से दुनिया को वेलकम करेगा, मैंने पहले भी कह चुका है, अगले 7-8 साल के अंदर में अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। हमारा पास इतना रिसोर्सेस है, डेस्टिनेशन बन गया है। पहले लोग करोड़ रुपया हीरो हीरोइन को पैसा दे करके बुलाता था, अरुणाचल को प्रमोट करो। तो आप लोग का आशीर्वाद से, अरुणाचल के जनता का आशीर्वाद से आज हम कुछ बोलते हैं तो करोड़ लोग वैसे ही देखता है, किसी सेलिब्रिटी को हायर करने की जरूरत नहीं है। हम ही बोलता है तो लोग आ जाता है। अब यहाँ आप लोग मेहनत करके कैसे लोगों को वेलकम करना है, समाज में सुधार लाना है। अब जगह जगह रिजॉर्ट बन गया है, क्लब बन गया है,
पिकनिक स्पॉट बन गया है, ट्री हाउस बन गया है, क्या क्या, यही है जिंदगी। कमाई वहीं से होगा। आसाम में लगभग 4 करोड़ पॉपुलेशन, वहां से 10% भी अगर टूरिस्ट आएगा, जो अच्छा वाला टूरिस्ट, तो बदमाश वाला वो नहीं बोल रहा हूं, अच्छा जो पैसा खर्चा करेगा, हमारे यहाँ आधा यूथ का एंगेजमेंट हो जाएगा। आज टूरिज्म का सब्जेक्ट नहीं, मैं एक दिन टूरिज्म के बारे में मैं अच्छा से भाषण देना है, तरीका चाहिए उसमें मार्केट बनाने के लिए, डेस्टिनेशन। आज सब हम लोग को देख करके बोलता है किरण जी अरुणाचल जाना इतना खूबसूरत है, हम लोग दिखाता है दुनिया को, जगह जगह इतना टूरिस्ट आ रहा है। ऐसा माहौल बनाने में हम लोग ने कितना बैकग्राउंड में काम किया, तब तो जाके ये डेस्टिनेशन बना है। अरुणाचल को एक दुनिया के सामने में हम लोग एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में ले जाना है। अंत में हमारा जो अरुणाचल में पॉलिटिक्स में तो चलो क्रिटिसिज्म तो होता है, लेकिन कुछ चीज है माहौल खराब करने के लिए कोशिश करता है, और कुछ लोग तो ऐसे कि कुछ एक इश्यू आने से उसको इश्यू बना करके आंदोलन करके फिर पार्टी को अटैक करता है। इतना अच्छा काम कर रहा है, फिर एक छोटा सा काम के लिए बदनाम हो जाएगा, ऐसा नहीं होना है। अभी जो ये सियांग डैम का इश्यू लेकर के मैंने कई वीडियो भी देखा है, हमारे एक मिनिस्टर का भी बदनाम काफी कराने का कोशिश किया। कुछ लोग लगते रहते हैं ना कुछ करके बदनाम कराने के। ये ऐसा इशू है, सबको मालूम है, सीएम साहब ने भी बता चुका है, डिप्टी सीएम साहब ने बता चुका है। हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रमुख रूप से 3 नदी से सोर्स आता है, सियांग, दिबांग, लोहित, फिर आगे जाकर सुबनसिरी, फिर वहां से नवादेही, आगे आकर के फिर कामेंग, ये सुबनसिरी के बाद छोटा छोटा नदी बहुत है। 3 प्रमुख जो आता है उसमें हाइड्रो पावर बनाने का प्रोजेक्ट पहले से था। एक जमाने में तो हम लोग हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ जोड़ना पड़ता था, आता नहीं था। तो मोदी जी ने कहा कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। चाइना ने द ग्रेट बेंड, यारलुंग संगफो का ग्रेट बेंड के आगे एक डैम और मेटोक का सामने में और एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए उन्होंने सर्वे करके पारित कर दिया। अगर वो डैम बन गया तो फ्यूचर में वो चाहेगा तो वो सियांग नदी को डाइवर्ट भी कर सकता है, क्योंकि चाइना तो इंजीनियरिंग में तो माहिर है, हजारों किलोमीटर टनल बना के पानी भी ले जा सकता है। तो यहां प्राइम मिनिस्टर साहब का चिंता सोचिए, ये नदी सिर्फ चाइना का नहीं है, ये तिब्बत से आया जरूर है, हमारा भी इसमें हिस्सा है। यहां से आकर के असम होकर के बांग्लादेश जाता है, तो हम भी यहां प्रोजेक्ट बनाने से तब इंटरनेशनल में एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर पानी को नीचे इस्तेमाल कर रहा है तो आप पूरा पानी को बंद नहीं कर सकता है। ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, और साथ साथ में इस प्रोजेक्ट को एक व्यापक रूप से सोचा गया है कि जो सियांग बेसिन में जो रहने वाले हमारा आदि समाज के जितने लोग हैं, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उसका पुराना खेती बाड़ी, सबका भी ध्यान रखना है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, प्रोजेक्ट बनाना है, मगर प्रोजेक्ट का सामने में रहने वाला का कल्चर, ट्रेडिशन, उनका इकोनॉमिक कंडीशन को फायदा होना चाहिए, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब टेहरी जब बनाया तो टेहरी जो डैम है वो डैम ही शहर था, वहां पे इतना बड़ा महल, राजा का महल भी वही है, वो पूरा महल और पूरा शहर पानी का अंदर चला गया, और उन लोगों को 10 गुना से ज्यादा उसका स्टैंडर्ड घर बना करके पहाड़ों में रीसेटल करके आज सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। इमोशनली अपना अपना जमीन का अटैचमेंट होता है, लेकिन अगर रास्ता बनाना है तो जमीन में तो काट के तो बनाना पड़ेगा। हमारे युवाओं को नौकरी चाहिए, नौकरी पैदा करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जगह चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए। हमारे यहाँ तो पहाड़ है, पहाड़ में तो हमारा बड़ा इंडस्ट्री तो होता नहीं है। जो भगवान ने संपत्ति हमको दिया है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आदि समाज में जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं, शायद किसी ने गुमराह किया भी होगा या कुछ लोग नहीं समझता होगा, फिर भी अपने लोग हैं। जो विरोध करता है वो भी अपना है, वो कोई दुश्मन थोड़ी है, और वो अपना जमीन सेंटिमेंट के साथ वो विरोध कर रहा है, तो उसके साथ अच्छा से बातचीत करके प्रोजेक्ट को आगे ले जाना है, एक एक लोगों से बातचीत करके। और इसमें जो बाहर से अगर कोई इंस्टिगेट कर रहा है, आग लगा रहा है, तो उसको भी चेक करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास 2-3 लोग आए, वो बाहर से लोग आकर के उसको इंस्टिगेट करके प्रोटेस्ट करो करके लगाता है। आप देखा होगा मेधा पटकर नर्मदा के विरोध में इतना प्रोटेस्ट किया, वो प्रोजेक्ट को इतना डिले कराया।
आज नर्मदा पानी गुजरात तक, वहां तक पूरा पानी पहुंचा रहा है। आज वो रिग्रेट कर रहा है, कोर्ट में कह दिया है कितना गलत काम किया उस जमाने में, प्रोटेस्ट करके देश का इतना नुकसान कराया। आज रिग्रेट कर रहा है, लेकिन क्या करेगा, 30 साल पहले इतना नुकसान पहुंचा चुका है। तो हमारा यहाँ में अगर कोई प्रोजेक्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको समझाना हमारा ड्यूटी है, मगर आगे जाकर के उनको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। आज का दिन में आप लोग ने जो बाहर में एग्जीबिशन लगाया है, वो भी मीडिया लोग को भी थोड़ा दिखाना है, मीडिया भी दिखना चाहिए। इतना सुंदर जो प्रदर्शन किया है वो मीडिया भी देखे, हम लोग भी देखें, और हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो। हमारा अरुणाचल, हमारा सपना इंडिया का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट बनाने के लिए मोदी जी का आशीर्वाद से, पेमा खांडू जी के नेतृत्व में अरुणाचल में जो काम हो रहे हैं, हम लोग सब मिलकर के और भी स्पीड से इसको आगे काम करके ले जाएंगे। ये तो 11 साल पूरा हुआ है। हम सोचते हैं कि लंबा सफर तय करना होगा, नहीं तो हम लोग इतना मेहनत किया वाला नुकसान हो जाएगा, नाला में डुबा देगा, दूसरा आ जाएगा। तो इसलिए आगे लोगों का दिल जीतने के लिए हम लोग और मेहनत करना पड़ेगा। पूरे पार्टी के कार्यकर्ता कालिंग मोइन जी का नेतृत्व में बीजेपी का जितना अच्छा काम कर रहा है, आपको भी बधाई। और डिप्टी सीएम साहब आप यहाँ हैं, सीएम साहब आप दोनों के नेतृत्व में जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे एमएलए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे जितना भी जो पोर्टफोलियो होल्डर्स है बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा तालमेल हम हमेशा बनाए रखेंगे तो मोदी जी को हम अरुणाचल से इतना कंट्रीब्यूट करेंगे कि विकसित भारत बनाने के लिए 2047 में अरुणाचल विकसित अरुणाचल बनकर के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।